हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की संसद की। पाकिस्तानी संसद में आज इंडिया की बात हुई, अहमदाबाद का जिक्र हुआ। ये सारी बातें बहुत चौंकाने वाली हैं। दरअसल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीरी नेताओं से मुलाकात हुई है, तब से पाकिस्तान में 24 घंटे इंडिया इंडिया चलता है। पिछले 3-4 दिन से कश्मीर में जो हो रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से गड़बड़ें कर रहा है, उसे समझने के लिए पाकिस्तान के अंदर झांकने की जरूरत है। हमारी टीम ने पाकिस्तान के रिपोर्टर से संपर्क किया, इस्लामाबाद में होने वाली हर हलचल पर पैनी निगाह रखी और उसके बाद ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। इंडिया में क्या हो रहा है आप जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या पक रहा है उसे समझिए इस रिपोर्ट से। पहला सवाल, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? ड्रोन से आरडीएक्स किसने भेजा? दूसरा सवाल, 27 जून की रात 12:15 बजे एक और ड्रोन आया, सुबह 2:45 बजे दूसरा ड्रोन आया। इन दोनों का कंट्रोल किसके हाथ में था? यह सिर्फ संयोग है या कोई बहुत बड़ा प्रयोग है? पाकिस्तान में रिमोट कंट्रोल की बातें क्यों होने लगी हैं? आरडीएक्स का जिक्र क्यों होने लगा है? बारूद रखने की बातें क्यों होने लगी हैं? भारतीय ज़ेरे इंतजाम जम्मू और कश्मीर में एक और जगह पर भी हमला होना था। तो ये कौन सी ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी है? ये ड्रोन जो है, ये शादी ब्याह पे तो इस्तेमाल हो रहे हैं, बेशबहा इस्तेमाल होते हैं। अब उसमें थोड़ा सा बारूद, इतना बारूद रख देना किसी तरह। कश्मीर में पहली बार ड्रोन हमला, वो नाम कहेंगे जी ये पाकिस्तान कर रहा है। ये पहला अटैक है इस तरह से जो आईईडी का आप कह सकते हैं कि जिसको रिमोट के जरिए वहां पे ड्रोन के जो है वो धमाका खेज मवाद गिरा। अच्छा, 15 kg तक ड्रोन लेके जा सकता है। ये कोई आर्मी का ड्रोन नहीं था, ये छोटे ड्रोन नहीं होते जो घरों में ऐसे जो खिलौना ड्रोन जो मिलते हैं आम बाजार में, रिमोट के जरिए वो गया, उसने टपका के 5 किलो। इस वक्त पाकिस्तान में इंडिया को लेकर जबरदस्त हलचल है। हर अखबार में ड्रोन का जिक्र है, हर वेबसाइट पर जम्मू में हुए हमले की बात है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट्स चलने लगे हैं, ड्रोन की तस्वीरें चलने लगी हैं, कश्मीर पर मोदी की मीटिंग वाली तस्वीरें फैलने लगी हैं। जम्मू में ड्रोन से हुए हमले और पाकिस्तान में चल रही कमेंट्री का सीधा सीधा कनेक्शन है। इसकी कश्मीर वाली क्रोनोलॉजी भी है, इस क्रोनोलॉजी के लेटेस्ट सबूत भी कैमरे पर है। अखबारें हैं या इंटरनेशनल टेलीविजन हैं, उनके ऊपर हमारा बयानिया आता है, जवाब है नहीं। उसकी वजूहात क्या है? उसकी बहुत वजूहात है। पहला तो जाहिर है जनाब स्पीकर, इस वक्त हमारा एक्सटर्नल पब्लिसिटी का जो बजट है वो 4.5 करोड़ रुपया है और उसके मुकाबले में हिंदुस्तान का एक्सटर्नल पब्लिसिटी का बजट 21 अरब रुपया है। और मैं इसमें हॉलीवुड का वो अलहदा बजट अभी शामिल नहीं कर रहा, जो वो बॉलीवुड और हॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं और जिस तरीके से वहां पे खर्चा होता है। पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल झूठी खबरें इंटरनेशनल मीडिया को फीड की गई। इसमें जो हमारे यहाँ जो कश्मीर की स्ट्रगल है उसको क्वेश्चन किया गया। हमारे यहाँ खसूसन बलूचिस्तान सब नेशनलिज्म को सपोर्ट किया गया। और तो और छोड़े जनाब स्पीकर, जब टीएलपी के प्रोटेस्ट हुए तो 3.5 मिनट में 3 लाख से ज्यादा जो ट्वीट्स हैं वो अहमदाबाद भारत का जो आईटी सेंटर है वहां से की गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस किस्म की जंग का सामना है, हम अपनी बात किस तरह लोगों के सामने पहुंचा सकते हैं। ये असल लड़ाई है और ये लड़ाई पाकिस्तान की लड़ाई है। इमरान के दिमाग में क्या चल रहा है? बाजवा के पास कौन सा नया प्लान है? इसकी बात आगे करेंगे। पहले इस हेडलाइन का मतलब समझिए, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी अब ड्रोन से हमला कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी सेना के बुर्राक ड्रोन की तस्वीरें हैं जो कुछ साल पहले दुनिया के सामने आई थी। मगर फिर आई ये तस्वीरें। दुनिया ने पहली बार देखा जब आईएसआईएस के आतंकियों ने ड्रोन का इस्तेमाल किसी हमले के लिए किया। पाकिस्तानी सेना और लश्कर जैसे सारे आतंकी संगठनों की मिलीभगत जग जाहिर है। और अब तो ये बात भी एस्टैब्लिश हो चुकी है कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, ड्रोन उनका सबसे पसंदीदा हथियार बन चुका है।
ये कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी आगे बताएंगे। पहले ये देखिए कि जम्मू में हुए हमले के बाद पाकिस्तान में क्या कमेंट्री चल रही है, कैसे एक एक डिटेल खुद दी जा रही है। भारत में होने वाला यह पहला वाकया है कि उनके एयरपोर्ट पर उनकी जो एयरफोर्स है, भारतीय जो फजाइया है, उसके एयरपोर्ट पे ड्रोन हमला हुआ। हमला एयरपोर्ट के किस हिस्से पे हुआ, जिन्होंने हमला करना था, हमला आवर किस हिस्से को निशाना बनाना चाहते थे, हमला किस नौयत का था और इससे मैसेज क्या देना मकसूद था, इसको धमाका खेज मवाद को दो हिस्सों पे फेंका गया। एयरपोर्ट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंतजामी हिस्सा नाज़रीन, एक होता है तकनीकी हिस्सा। जो तकनीकी हिस्सा एयरपोर्ट का होता है, वहां पे इनके जहाज भी खड़े होते हैं, जहाजों के पार्ट्स भी होते हैं, वहां पे इनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। यह तकनीकी हिस्सा इंतहाई अहम होता है और ड्रोन के जरिए धमाका खेज मवाद जो है वो तकनीकी हिस्से में गिराया गया। दहशतगर्दों का और उनके टारगेट का उस तकनीकी हिस्से तक पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बेसिकली पैगाम देना था, वरना इससे बड़ा धमाका भी हो सकता था। मतलब जो अगर थोड़ा सा बारूद उस जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो गए, वो ज्यादा बारूद भी जगह में पहुंचाने में कामयाब हो सकते थे। ये पाकिस्तान के समा टीवी के लिए काम करने वाले रिपोर्टर सैयद अली हैदर है। अब तक आपने ड्रोन हमले से जुड़ी इसकी जितनी बातें सुनी, उससे पहली नजर में ये लगेगा कि ये इस अटैक को सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है, मगर फिर हमें इसका दूसरा ऑडियो सुनाई दिया। गौर से सुनिए कैसे बालाकोट से जम्मू को जोड़ रहा है। फरवरी 2019 में इन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट के दरख्तों को शहीद किया था। भारत ने घुसकर कहा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया तो अभिनंदन पकड़ा गया था। उससे पहले पाकिस्तान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी और हम इनके जम्मू और कश्मीर के उस इलाके में पहुंच गए थे जहां भारतीय फौज का असलहा डिपो था। उसके इर्द गिर्द पाकिस्तानी फजाइया ने बम गिराए थे, मैसेज दिया था और उस वक्त बताया जाता है कि भारतीय फौज के बड़े अहम जर्नैल वहां पर मौजूद थे। हम चाहते तो उनको भी फड़का सकते थे, लेकिन हमने मैसेज दिया कि जनाब अगर हम यहां तक पहुंच सकते हैं तो हम तुम्हारे अंदर भी घुस के मार सकते हैं, बाज आ जाओ। पाकिस्तानी पत्रकार सईद अली हैदर ने अपने वीडियो में बार बार मैसेज का जिक्र किया। बालाकोट पर भी यही इशारा दिया और जम्मू पर ड्रोन से हुए हमले को भी इशारों से जोड़ा। तो क्या पाकिस्तानी पत्रकारों को इशारों और मैसेज वाले स्क्रिप्ट सीधे रावलपिंडी से भेजी गई? क्या हमले की साजिश पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में रची गई? जिन्होंने ये हमला किया है उन्होंने भी यही मैसेज दिया इनको कि भाई बाज आ जाओ। ये इतना सा ड्रोन होता है, यकीन कीजिए, इतना सा ड्रोन, वो एक टॉय के तौर पे मैंने भी लिया था, इतना सा होता है। ये कब उड़ा, कहां गया, किसी को पता ही नहीं चलता इसका। वो थोड़ा इन्होंने मजबूत वाला लिया, उसके साथ उन्होंने थोड़ा सा धमाका खेज मवाद बांधा और उसको उन्होंने फजा में उड़ा के एग्जैक्टली जो भारतीय एयरपोर्ट है, भारतीय फजाइया जो है, वहां की फजाइया एयरफोर्स, उसके तकनीकी हिस्से पे उन्होंने जाके फेंक दिया। अब ये पैगाम उन्होंने दिया कि हुजूर हम यहां तक भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग जो इन पर हमला करना चाहते हैं वो बाकायदा अब इनके एयरपोर्ट्स तक पहुंच चुके हैं। आज से पहले अगर आप देख लें, भारत की तारीख में उनके किसी एयरपोर्ट पे इस तरह से हमला नहीं हुआ है। अब अगर हमला, अगर दहशतगर्द या जिनको ये दहशतगर्द कहते हैं, अगर ये यहां तक पहुंच गए तो फिर ये भारतीय हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और अखबारों से जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बाजवा और पाकिस्तानी आतंकियों की सेटिंग से विस्फोट की प्लानिंग बनी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब यह समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पिछले कई सालों से छोटे बम धमाकों के लिए सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करती आई है और आईएसआई चाहती थी कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी भी भारत पर हमले के लिए इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करें। इस पर काम साल 2020 में ही शुरू हो गया था। इसके लिए आईएसआई ने सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों से अप्रैल 2020 में पहली मीटिंग की। इसके बाद मई 2020 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में दूसरी मीटिंग हुई। यानी जिस प्लान पर पिछले साल काम शुरू हुआ उसे अब अंजाम दे रहा है पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी। टीवी पर बाकायदा इसका ढोल भी पीटा जा रहा है।
वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से या किसी पड़ोस के आसपास पड़ोस के किसी गांव से आ सकता है, मगर बड़ा खतरनाक है, हमें हमारे पास तो रोकने का कोई तरीका ही नहीं है। अब वो ड्रोन, अब वो ये गुब्बारों की, कबूतरों की, ड्रोनों की, पतंगों की, मतलब एक तरफ चाइना के साथ वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर स्पेस की जंग है, दूसरी तरफ ये खिलौना। ये कोई फौजी ड्रोन नहीं था, ये छोटे छोटे खिलौने ड्रोन होते हैं वो जो बच्चे ऐसे रिमोट के साथ, वो उस किस्म का एक रिमोट आया, वो टपका के 5 kg निकल गए और उसके बाद 2 ब्लास्ट हुए और उनके हेलीकॉप्टर खड़े थे, तो वो बचा गए हेलीकॉप्टर। ये बात सही है कि 2019 से ही विस्फोटक और ड्रग्स पाकिस्तानी सीमा से पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचाने में ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। ऐसे में इस आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि आतंकवादी भारत में हवाई हमले के लिए ड्रोन्स को अब अपना अहम हथियार बना चुके हैं। मगर ऐसे हमलों की एक क्रोनोलॉजी और पाकिस्तान की खींच इन तस्वीरों में भी छिपी है। पाकिस्तान में कश्मीरी लीडर्स और मोदी की मीटिंग की तस्वीरें चल रही हैं। मोदी के दिल और दिल्ली वाली बातें ट्रेंड हो रही हैं, उस पर डिबेट्स हो रहे हैं। कश्मीरी अवाम को मोदी ने कहा ना कि दिल्ली से और दिल से दूरी जो है उसको खत्म करेंगे। दिल से भी कभी दूरी खत्म हुई है? इतना आसान तो नहीं है यार, इतना आसान। दिल से निकल जाने के बाद कोई वापस आता है कभी? और जो जुल्म उन्होंने किया है तो और ये चीरदस्तियां की हैं और जो अब कर रहे हैं, लद्दाख को अलग करेंगे, जम्मू को अलग करना चाहते हैं उनके दबाव पे, कि इमरान खान की और उसकी मुलाकात करा दीजिए, नरेंद्र मोदी की जी, कश्मीर और उसमें ये मैसेज तासुर ये दिया जाए, करना कराना कुछ नहीं है। जो स्टेटहुड की उन्होंने बात की है उसमें सिर्फ स्टेटहुड का है, जम्मू को अलग कर सकते हैं। अच्छा, जम्मू में ये हो सकता है कि ये मुमकिन है कि जम्मू में तो 28-29% मुसलमान है, वैसे ज्यादा थे जम्मू में, जम्मू को अलग करने की कोशिश। फिर स्टेटहुड में ये है कि बस इलेक्शन होंगे और एक सूबा होगा, और वो एक लीडर का उन्होंने इंतखाब किया है, उसे वो बनाना चाहते हैं। इत्तलात ये है। बहरहाल वो आसान नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। जम्मू में ड्रोन हमले की सच्चाई यही है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार चुनने की कवायद तेज की है, पाकिस्तान में हर कोई बौखला गया है, क्या नेता और क्या एंकर। मोदी जी का कहना है कि वो मकबूजा कश्मीर में जहां दाएं बाएं हर जानिब फौजी बंदूकों से कश्मीरी अवाम के सरों पर सवार है, वहां इलेक्शन करके जमहूरियत भी बहाल करना चाहते हैं। क्या मोदी जी दुनिया और बिलखुसूस कश्मीरी अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं? मोदी सरकार और बीजेपी ने आखिर जमहूरियत की कौन सी किताब पढ़ ली? एक खित्ता जहां दुनिया में सबसे ज्यादा फौज है, वहां जमहूरियत कैसे बहाल हो सकती है? डेमोग्राफिक टेररिज्म सेटलमेंट व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन IOJK, नेतन्याहू का जो इनिशिएटिव गजा, जेरिको, वेस्ट बैंक, और उसको जिस तरह मोदी एंड उसकी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। हम एकेडेमिया की बात करते हैं तो मीडिया के बाद नैरेटिव सेट किया जाता है, वो एकेडेमिया करती है। बट अनफॉर्चुनेटली एकेडेमिया में पाकिस्तान का नैरेटिव कश्मीर में जो हो रहा है, जो ग्राउंड पे जो हो रहा है, चाहे वो डेमोग्राफिक टेररिज्म है, चाहे वो कल्चरल टेररिज्म है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेररिज्म है, चाहे वो नई चीजें इस्तेलाएं, हाफ विडोज है, पैलेट गन जिस तरह उसको इस्तेमाल हो रहा है, फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जिस तरह बच्चे और बच्चियों को डाला जा रहा है, मास रेप है, मास ग्रेव्स हैं, वो तमाम वो जो ग्राउंड पे जो ब्रुटैलिटीज हैं वो आपको एकेडेमिया में कहीं नजर नहीं आती। पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मातम पसरा ही है। पाकिस्तान की संसद में भी यही कहानी सुनाई जा रही है कि भारत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जो मामलात हिंदुस्तान से चलते हैं, हिंदुस्तान से 3-4 जगह हैं वहां पर ये ट्वीट्स ओरिजिनेट होती हैं, उनको अफगानिस्तान से बूस्ट मिलता है, वो यहां पर आती हैं और हमारे कुछ नादान दोस्त चाहते हुए ना चाहते हुए उसका हिस्सा बन जाते हैं। उनके राइटअप्स को, उनकी गुफ्तगू को लंदन के टॉप मीडिया में जगह दी जाती है। आपका क्या ख्याल है, लंदन की अखबारें या लंदन का मीडिया ये काम मुफ्त में कर रहा है? आपका क्या ख्याल है जो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट, ये मुफ्त में हो रही है? या अमेरिका के अखबारात में जब पाकिस्तान के कुछ लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे माशाल्लाह मज़ामीन छपते हैं तो क्या ये मुफ्त में छपते हैं? नहीं जनाब स्पीकर, हर लफ्ज की कीमत दी जाती है और कौन देता है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। हमारे यहां हुकूमत के अंदर, हमारे यहां अपोजिशन के अंदर
एक यूनानिमिटी होनी चाहिए उन इश्यूज के ऊपर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुफाद से जुड़ा हुआ है। हमें अपने छोटे छोटे सियासी मुफादात के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमें अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए अपने दुश्मनों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान से आ रहे रिएक्शन से क्लियर है, उस तरफ छटपटाहट बढ़ी हुई है। मोदी का जम्मू कश्मीर वाला मास्टर स्ट्रोक इमरान और बाजवा को बेचैन कर चुका है, इसलिए अब वो ड्रोन वाला नया पैतरा अपना रहा है। पाकिस्तान के बाद बात करते हैं सियासत की। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हेडलाइन बना रहे हैं एक बार फिर ओवैसी। आज मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन इस खबर की बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। इस वक्त खबरों में असदुद्दीन ओवैसी हैं, क्योंकि उन्होंने यूपी की 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर यूपी में बहुत सस्पेंस है और इसकी वजह है उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्या यूपी का अगला मुख्यमंत्री बनाने में असदुद्दीन ओवैसी की सबसे बड़ी भूमिका होगी। यूपी की पॉलिटिक्स में इस वक्त 3 चेहरे उभर कर आ रहे हैं। 2 उत्तर प्रदेश के हैं और एक बाहरी है। इमरान मसूद, इकबाल मसूद और असदुद्दीन ओवैसी। इन तीनों की तफसील और उत्तर प्रदेश की जमीन पर इनकी हैसियत समझने के लिए अब पूरा ब्यौरा देखिए। कौन कितना मुस्लिम वोट खींच सकता है, इनका पूरा बायोडेटा समझाएंगे। पहले हैं कांग्रेस नेता इमरान मसूद, सहारनपुर से आते हैं, प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। भाजपा का लफ्ज है तुष्टीकरण का, ये भाजपा की देन है। क्या तुष्टीकरण, मुझे पता चले ना कि क्या तुष्टीकरण है। क्या मुसलमान को मुसलमान की आबादी के हिसाब से आपने आरक्षण दिया? क्या मुसलमान को मुसलमान की आबादी के हिसाब से आपने नौकरियां दी? क्या मुसलमान को मुसलमान की आबादी के हिसाब से आपने शिक्षा दी? नहीं है। तो ये तुष्टीकरण कहाँ हुआ? किस बात का तुष्टीकरण हुआ? 2014 में इमरान मसूद नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान के बाद सुर्खियों में आए थे। अब देखिए दूसरा चेहरा, ये है संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल मसूद। संभल में मुस्लिम वोटर्स की आबादी 45% है। यह भी एक वजह है कि वो पार्टी के हॉट फेवरेट बन गए हैं। फिलहाल उनका जनसंख्या के मुद्दे पर ताजा बयान देखिए। आबादी सबसे ज्यादा जो बढ़ रही है वो दलितों से, वो आदिवासियों के यहाँ बढ़ रही है। मुसलमानों में नहीं बढ़ रही इतनी आबादी। मुसलमान तो अब और हर होशमंद आदमी समझ गया है कि 2-3 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के आजम खान के अलावा वो अब पार्टी का बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं। अब तीसरा चेहरा देखिए, जो पूरे भारत में जानी पहचानी राजनीतिक शख्सियत है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में 5 विधायक बनाए, बंगाल में 0 साबित हुए और अब उनका टारगेट उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीट है। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 असेंबली सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस सिलसिले में एप्लीकेशन भी जो प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार उनसे ले रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये तीनों 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले इस वक्त फिर टॉक ऑफ द टाउन क्यों बन चुके हैं, यानी इनकी चर्चा इस वक्त क्यों हो रही है। तो बहुत सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मुस्लिम वोट को लेकर बहुत जद्दोजहद होने वाली है और यही वजह है कि इस वक्त यूपी की 100 सीटों पर ना सिर्फ AIMIM की नजर है, बल्कि बाकी दल भी इसे लेकर ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में 10 वो टॉप जिले देखिए जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुरादाबाद 51%, रामपुर 50%, बिजनौर 43%, सहारनपुर 42%, शामली 42%, मुजफ्फरनगर 41%, अमरोहा 41%, बलरामपुर 37%, मेरठ 34%, बहराइच 34%। ऐसे ही जिलों में करीब 100 सीट है जिन्हें लेकर असदुद्दीन ओवैसी एक्टिव हो गए हैं। जमीन पर जाकर काम भी कर रहे हैं और पिछले जिला परिषद चुनाव हुए हैं, हमारा बहुत बेहतर नतीजा निकला है और मैं खुद पूरे पार्टी के जिम्मेदारों के साथ, हमारे इम्तियाज जलील के साथ MP हैं, सब मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश में फिरेंगे, अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे। तो बड़ी अच्छे तरीके से ताकत के साथ हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उससे पहले पूरी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है।
हमारी समझ में आता है, हम जान रहे हैं अच्छी तरह से कि ओवैसी साहब हो या बीएसपी हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट हासिल करना असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के लिए केक वॉक यानी आसान साबित नहीं होंगे। इसकी क्या वजह है वो भी देख लीजिए। ओवैसी के पास यूपी में कोई बड़ा लीडर नहीं है। ओवैसी की छवि मुस्लिम वोट काटने वाली भी है। बंगाल चुनाव में ओवैसी को एक भी सीट ना मिलना उनके यूपी प्लान को बहुत बड़ा धक्का साबित हुआ है। यही वजह है कि ओवैसी ओम प्रकाश राजभर के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा में एंटर हो गए हैं। पहले उनकी बीएसपी के साथ गठबंधन की खबरें उड़ी थी, जिसका बाद में मायावती ने ही खंडन कर दिया। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट अभी तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बढ़ता रहा है, इसलिए ओवैसी उत्तर प्रदेश में उतरेंगे तो किसका नुकसान करेंगे, इसे भी समझिए। यूपी में ओवैसी की जिन 100 विधानसभा सीटों पर नजर है, उन्हें देखा जाए तो ये सीटें 12 से 13 सांसद चुनकर भेजती हैं, और इन पर अभी तक समाजवादी पार्टी या बीएसपी का सांसद चुना जाता रहा है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह ही ओवैसी उत्तर प्रदेश में काम करेंगे और ये जो 100 कैंडिडेट्स हैं ये ऑपोजिशन को डेंट करेंगे? ये ऐसी जगह लड़ाए जाएंगे जहां मजबूत लोग, हमारे जैसे लोग चुनाव हार जाएं। हमारे जैसे लोग जो सेक्युलर हैं, जो मजबूती के साथ आवाज उठाते हैं, उन लोगों को हरा दें। ये ऐसी जगह चुनाव लड़ाएंगे। इसलिए ओवैसी का उत्तर प्रदेश में लड़ना ना अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर है, ना मायावती की पार्टी के लिए। वैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खुद को बहुत मजबूती से पिच कर रही है, इसलिए मुस्लिम वोटों को लेकर ओवैसी का दांव क्या कर सकता है उसे देखिए। उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुसलमान हैं। 100 सीट पर इनको लेकर अब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम आमने सामने हैं। मैं ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश के लिए इतना नहीं समझता कि ओवैसी साहब के ऊपर इतनी चर्चा की जाए, क्योंकि ये चर्चा भी केवल भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है कि ओवैसी की चर्चा हो जाए और उस चर्चा के अंदर लोगों के अंदर एक माहौल बन जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं ओवैसी साहब का। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 2 मुद्दों को खड़ा किया जा रहा है। पहला है जनसंख्या नियंत्रण कानून और दूसरा है धर्मांतरण का मुद्दा। इन दोनों टॉपिक के बीच बहुत सी बातें छुपाने की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर अब कोई खाने कमाने की बात नहीं रही है। यहाँ तो बेकारी, बेरोजगारी इतनी फैल गई है कि आदमी परेशान फिर रहा है। युवा, ये देश युवाओं का देश कहलाता है। युवा यहाँ का परेशान फिर रहा है, अपनी डिग्री के लिए जगह जगह घूम रहा है, उसको ना नौकरी मिल रही है ना उसका कुछ कारोबार मिल रहा है। चुनाव से पहले धर्म का मुद्दा उठाने से सभी राजनीतिक दलों को फायदा होता है। उनका अपना अपना वोट बैंक होता है, जो अगर धर्म के नाम पर वोट देता है तो उसका नफा नुकसान भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल में हुआ चुनाव इसकी बड़ी मिसाल है। यूपी में बढ़ती आबादी का मुद्दा इस वक्त बहुत गर्म है और इस पर बयानबाजी भी खूब हो रही है। ओवैसी साहब का प्रोपेगेंडा और ओवैसी साहब का हुआ जो है भारतीय जनता पार्टी की लोग दिखाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ओवैसी साहब का हुआ खड़ा कर करके उन लाखों लोगों की लाशों का हिसाब जो देना पड़ेगा, जो मौतें हुई हैं कोरोना के अंदर, जो किसानों के गन्ने का 1 रुपया भी पिछले 5 साल के अंदर आप बढ़ा नहीं पाए हो, उसका जवाब देना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को करने के लिए इसी तरह के लाएंगे ये काम। जनसंख्या की आड़ में मुसलमानों पर एक वार है। वही समझते हैं कि देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों की ही तादाद बढ़ गई, तो ये कानून तो पार्लियामेंट में आना चाहिए था ताकि पूरे देश के अंदर लगता, फिर देश के अंदर ही क्यों लाया जा रहा है। इसका हशर भी ऐसे ही होगा जैसे सीए और एनआरसी का हुआ। देखा जाए तो ओवैसी इस वक्त खुद को बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी अब वैक्सीन की भी बात कर रहे हैं। वो जम्मू में हुए ड्रोन अटैक पर भी सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए ओवैसी इस वक्त ऐसी इमेज बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी को बाकी दलों के मुकाबले ज्यादा मजबूती से टक्कर दे सकते हैं। ये तो पुलवामा की तरह हमला हुआ है जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर।
इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के पर आती है, मोदी सरकार पर आती है। क्या बातचीत कर रही है सरकार? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बातचीत करवाई भारत की और पाकिस्तान की, ये बातचीत करवाई कि हमारे जम्मू पे हमला हो जाए। क्या मजाक हो रहा है वहाँ पर? इसका जवाब देगी नहीं देगी सरकार? या फिर मोदी सरकार जैसा चीन को जवाब नहीं दे पा रही है, सिर्फ पुकारती है लद्दाख में, इसका भी जवाब देगी नहीं देगी? जिस तरह पुलवामा में जवाब दिया, इसका जवाब देना चाहिए। ये ड्रोन इतना लंबा सफर करके आया कैसा यहाँ पर? सवाल है कि क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर बीजेपी को हराने की गारंटी दे सकते हैं? देखा जाए तो इस वक्त यूपी के मुसलमान ओवैसी से यही सवाल पूछ रहे हैं। हर पार्टी को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का इख्तियार है, तो हमको भी अपनी पार्टी का यूपी में आगे बढ़ाने का इख्तियार है और रहेगा। ये पार्टी बड़ी पॉपुलर है, उत्तर प्रदेश में मजबूत है और 5 साल से ज़्यादा जो पिछले असेंबली चुनाव में हम लड़े थे और अब में बहुत फर्क आ चुका है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलावा कांग्रेस भी समझती है कि ओवैसी ने अगर 5% भी वोट काट लिया तो उनके कई उम्मीदवारों का जीतना क्या तीसरे नंबर तक लुढ़कने तक का खतरा बन जाएगा। क्योंकि अगर ध्रुवीकरण होता है तो ओवैसी चाहे जीते या ना जीते, वो कई पार्टियों की हार की गारंटी बन जाएंगे। ऐसा बिहार के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जहां कई सीटों पर ओवैसी के उतरने से आरजेडी का खेल बिगड़ गया था, लेकिन बंगाल में उनकी पार्टी को हैदराबाद से बाहर अपनी हैसियत पता चल गई। उनको 0 सीटें मिली। मिसपरसेप्शन है ये कि ओवैसी साहब मुसलमानों के नेता हैं। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेल खेलते हैं। बिहार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तो उसका सबसे बड़ा कारण ओवैसी साहब हैं। और ओवैसी साहब के इस कारनामे को वहाँ के लोगों ने समझा, इसीलिए बंगाल के अंदर ओवैसी साहब को लोगों ने नकारने का काम कर दिया। इसलिए पोलराइजेशन एक वन वे हाईवे नहीं है और इसका खामियाजा बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में उठाया है। ओवैसी ने बंगाल के चुनाव में एक भी सीट ना जीतना, उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना और टीएमसी यानी ममता बनर्जी के पक्ष में एक तरफा वोटिंग होना यह साबित करता है कि वोटर इस बात को बहुत गौर से देखता है कि विनर कौन बन सकता है। फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में स्पेकुलेट करना तो गलत बात है, मगर प्रेजेंट की मैं आपकी बात आपसे कर रहा हूं, उसका जवाब भी आपको दिया हूं। फ्यूचर में क्या होता मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। मुझे तो ना तो मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, ना मुझे नॉलेज ऑफ अनसीन है। प्रेजेंट में जो हालात हैं मैंने आपको बयान किया है। फ्यूचर में क्या हो सकता है नहीं मालूम, और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो इसका तो मुझे पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी साल भर का वक्त बाकी है और यही वजह है कि इससे पहले जनसंख्या और धर्मांतरण जैसे मुद्दे बुलंदी पर पहुंचाए जा रहे हैं। अभी और नए मुद्दे सामने आएंगे, इसलिए इम्तिहान वोटर का भी है कि वो किस मुद्दे पर वोट करता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।